नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल में। आवाज आ रही है? आ रही है आज। चलिए देखिए, क्लास 12th के लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आज आपके सामने है। इसमें इसके पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इतना पढ़ा है हमने। आज हम इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सेगमेंट है वो, और गॉस लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर नीट में भी बहुत सारे, जे में भी पूछे जाते हैं। और स्कूल पर्पज से देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड में हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, यूपी बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन आता है और बाकी स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन आता ही आता है। गॉस लॉ को पढ़ने से पहले एक हमें टॉपिक समझना पड़ेगा। उससे पहले आपने अभी तक जो पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें देखिए एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताया था किसी चार्ज की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, उन डायरेक्शन की जो टेंजेंट होती हैं, उन टेंजेंट के अलोंग जो लाइन खींची जाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं चार्ज से, है कि नहीं? और अगर प्लस माइनस कॉम्बिनेशन देखें तो प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस होती है, प्लस से बाहर की तरफ और माइनस में अंदर की तरफ। इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो इसमें एक टॉपिक आता है जिसको हम समझना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस through any surface। किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेजर हो रही है, पास हो रही हैं, उनकी मेजरमेंट को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है ना? और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इट्स मैग्नीट्यूड is the product of area of the surface to the electric field passing normally to that surface। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस सरफेस के एरिया वेक्टर, यहाँ पर एरिया है, एरिया वेक्टर भी हो सकता है क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो फील्ड जो सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि जो सरफेस के नॉर्मली पास होता है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक सरफेस है,
ठीक है ना। इस सरफेस का एरिया वेक्टर सबको पता होना चाहिए, वो एरिया वेक्टर सरफेस के 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ होगा, ये 90 डिग्री पर, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है, आप कह सकते हो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही हैं वो ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे, ऐसे पास हो रही हैं। ऐसे पास हो रही है कि नहीं। जो इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे होगा, ऐसे होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। इससे ये फील्ड लाइन कितना एंगल बनाएंगी, थीटा, समझ रहे ना। ये क्या है, ई है, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे। फील्ड लाइन कैसे है, फील्ड लाइन ऐसे है। तो इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। सरफेस के परपेंडिकुलर ई का कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा आएगा। जब ई कॉस थीटा आएगा बेटा, तो यही तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू द सरफेस। कैसे, ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये है, मैंने बता रहा हूँ बार बार, ये ई है, इसका ये एंगल कितना है, थीटा। यही लाइन क्यों ली सर आपने, क्योंकि ये सरफेस से 90 डिग्री है। ई का जो ये कंपोनेंट होगा क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैं उसको फाई से लिखूंगा, तो फाई इक्वल टू कितना होगा, फाई इक्वल टू होगा ई कॉस थीटा इंटू एरिया। एरिया तो हमेशा 90 डिग्री पर होगा, और ई का वो कंपोनेंट जो सरफेस के 90 डिग्री पर ऊपर जा रहा है, ये थीटा एंगल पर है, तो ई का ये कंपोनेंट कितना आएगा, ई कॉस थीटा। इसको आप लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। आपने एक चीज वेक्टर में पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ा वो जाकर के वेक्टर का लेक्चर सीरीज जरूर देखे। ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर बेटा जो आपका ई ए कॉस थीटा है, इसको क्या लिख सकते हो, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई ई, इसको फाई ई, फाई भी आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए आप, कितना सिंपल है। अगर इसको ऐसे नहीं डिफाइन करते तो क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक स्पेशल केस इसमें समझना थोड़ी देर के लिए। कैसे, यहाँ पर मैं एक चीज समझा रहा हूँ। सपोज करो थीटा केस फर्स्ट है, 0 है, तो थीटा 0 है, तो कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 1 होगा। तो जो फाई होगा फ्लक्स वो मैक्सिमम होगा, कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, कितना होगा, ई इंटू ए। कैसे होगा देखना ध्यान से, जैसे मैंने बताया ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है, और जितनी लाइन पास हो रही है इस एरिया वेक्टर के पैरेलल, यानी सरफेस के 90 डिग्री पर पास हो रही हैं। कैसी लाइन, ऐसे पास हो रही है, ऐसे लाइन पास हो रही है। ये भी 90 डिग्री पर है सब सरफेस के, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के क्या है, 90 डिग्री पर। मतलब ई और ए के बीच एंगल कितना है, दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ये ई है और ये ए है, दोनों के बीच थीटा कितना है, 0 है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी पूरी की पूरी पास हो जाएंगी, पूरी की पूरी। लेकिन अगर यहीं पर हम 90 डिग्री पर बात करें, अगर 90 डिग्री पर, एक सेकेंड, ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे, इसे सरफेस मैंने बनाया, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ऐसे सरफेस के पैरेलल और एरिया के 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो फाई कितना हो जाएगा, ई
ए कॉस 90 यानी कि 0। इस केस में फ्लक्स कितना होगा? 0। सीधी सीधी बात है, सरफेस ऊपर की तरफ है, सरफेस का एरिया वेक्टर 90 डिग्री ऊपर जाएगा, फिर जब उसे 90 डिग्री पर पैरेलल जाएंगे सरफेस से, तो सरफेस के अंदर कितनी पास होंगी? एक भी नहीं पास होंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पर 3 केस, इन तीनों को नोट्स में जरूर लिख लेना आप लोग ध्यान से। पहला केस मैंने क्या बताया आपको, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से इसकी एसआई यूनिट भी देख सकते हो। एसआई यूनिट क्या होगी? ई इंटू ए। ई की होती है न्यूटन पर कूलम और ए की होगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और इसे कह सकते हैं आप लोग वोल्ट इंटू मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट इंटू। देखो यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। न्यूटन की होती है mL/t-2 मीटर स्क्वायर KL स्क्वायर अपॉन 80। इसकी डायमेंशन होगी mL³ t की पावर नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा -3 और a की पावर -1। ये इसकी क्या होगी? डायमेंशन होगी। समझ रहे हो? इतना आपको इसमें ध्यान देना है। सेकंड केस मैंने क्या बताया था? जब थीटा 0 हो। और फर्स्ट केस, सेकंड केस क्या बताया था? जब थीटा 90 हो। इसमें थीटा 180 भी ले सकते हो, तो आपका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, फील्ड की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। जब एरिया वेक्टर ऊपर होगा और फील्ड की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी तो मिनिमम होगा केस। सेकंड में हो जाएगा, थर्ड में थीटा 180 में देखो तो cos 180 कितना होता है? cos 90 प्लस 90 माइनस sin 90 यानी कि -1। इस केस में जो फाई होगा वो -e इंटू ए होगा। कैसे? ये एरिया वेक्टर है, फील्ड लाइन नीचे की तरफ पास हो रही है, एरिया के अपोजिट। एरिया ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। थीटा कितना है? 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? -e इंटू ए। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। मेन फॉर्मूला कैसे निकाला था? ऐसे, जैसे ये एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है किसी एंगल पर, थीटा कोण पर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई का ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा इंटू ए यानी कि ई ए कॉस। इसमें थोड़ा सा और मैं एडवांस रूप में समझाता हूँ बच्चों को। इतना तो बेसिक आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा एडवांस रूप समझिए। ऐसे जैसे बेटा मान लो, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। हमें किसी छोटे एरिया का पता है। मान लो मैंने कहा कि ये कोई सरफेस है, इसे एक छोटा एलिमेंट एरिया है d। इसका फ्लक्स कितना है? d। कितना है? d5 है, ठीक है। यहाँ पर ds भी मान सकते हो, तो d5 कितना होगा? e डॉट d होगा कि नहीं होगा भाई? अगर इससे हमारा फील्ड कितनी पास हो रही है? e पास हो रही है, तो क्या होगा? e डॉट d यानी कि e dA cos थीटा। ऐसे लिख सकते हो e dA cos थीटा, और उन्हें भी एंगल कितना है। तो कंप्लीट सरफेस ए से कितना फ्लक्स पास होगा? तो सीधी सीधी बात है सर, इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो फाई कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल होगा, इसी को ए भी कह सकते हैं, ई डॉट ये आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसी लिख सकते हो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए डॉट डी कर सकते हो ई डी ए कॉस सरफेस, ठीक है ना।
इतना समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आया? किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उस फील्ड लाइन की मेजरमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ई का कौन सा कंपोनेंट जो सरफेस के 90 डिग्री पर जाए, ई कॉस थीटा इंटू एरिया, ई कॉस थीटा इंटू एरिया, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा, टोटल के लिए इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, इसकी मैंने यूनिट बता दी, डायमेंशन बता दी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इतना आपको नोट्स में जरूर बना देना, ध्यान से नोट्स बना लेना। अब आइए आगे पढ़ते हैं हम गॉस लॉ के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक था, इसको हमें मेन समझना है आज। गॉस लॉ, गॉस लॉ होता क्या है? तो गॉस लॉ बेसिकली एक क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको डिफाइन करने का एक सिंपल मेथड होता है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट अगर इसकी मैं बात करूं, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस, अब मैं लिख देता हूं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface, the net electric flux through any closed surface is equal to the net charge inside the surface divided by 1 by epsilon naught। ये कह सकते हो कि 1 by epsilon naught times of net charge inside the surface, सरफेस के बाहर नहीं, inside the सरफेस। कैसे? सपोज करो ये कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, यहाँ पर एक चीज हमेशा रखना, कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसके अंदर अगर कोई चार्ज है मान लो प्लस क्यू, तो इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू का कितना, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कितना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज क्यू, यानी कि क्यू का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, नेट फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला, और इससे बाहर सरफेस से फ्लक्स जाएगा, ये बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ कितना फ्लक्स जाएगा बेटा, उसके अंदर जितना टोटल चार्ज है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, जो चार्ज अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन, इसको नोट्स में जरूर लिखना, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी आता है सीबीएसई बोर्ड में, उसको भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर या तो इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। चलिए आगे इसमें देखते हैं थोड़ा सा।
डेरिवेशन में समझा देता हूँ, कल को आप लोग के काम आ सकता है। ये सपोज करो ये कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई चार्ज प्लस Q रखा है, इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने dA, और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है कितनी जा रही है, E जा रही है। ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो E का या इसको इधर एरिया इधर ले लो, इधर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर सरफेस होना चाहिए। इसका थीटा एंगल है, इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, E cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो dA से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू dA d phi इज इक्वल टू E dA cos थीटा। ये पढ़ाया था आप लोग को बेटा अभी। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स थ्रू टोटल सरफेस, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, मैंने बताया था अभी, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये क्या है, क्या है ये बताओ, पॉइंट चार्ज। यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस r मान लो, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर बताया था ना आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 यानी कि एयर मीडियम, एयर ना होगा तो वहां पर रख दो, यहाँ रख दो, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA यहाँ Q बाई R स्क्वायर cos थीटा। कांस्टेंट बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आ गया, यहाँ आ गया Q भी कांस्टेंट आ गया, dA cos थीटा अपॉन R। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ एक एंगल बन रहा है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं, जिनको नहीं पता वो वेक्टर वाला लेक्चर देख के आएंगे। दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। क्या होता है ये, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होगा। स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल d, अगर ओमेगा होता तो ओमेगा इक्वल टू A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटीग्रेशन d ओमेगा, 1 इंटू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना होगा, ओमेगा। समझना मेरी बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई, ठीक है ना, कितना 4 पाई। तो यहाँ पर निकाल सकते हो पाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया Q बाई एप्सिलॉन। ये तो प्रूफ करना था, ये तो गॉस था। Q कौन सा है, जो इस सरफेस के अंदर चार्ज है वो, तो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार इस डेरिवेशन को लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। छोटे से एरिया एलिमेंट से मैंने फ्लक्स निकाला d फाई, तो टोटल फ्लक्स होगा फाई का इंटीग्रेशन d फाई का E dA cos थीटा, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, dA cos थीटा अलग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर ले लिया, तो dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल जिनको नहीं पता वो क्वांटम जिसे सेंटर डाल के वेक्टर वाला एक बार लेक्चर जाके देख लेगा, उसमें मैंने पढ़ाया है। ये हो गया एंगल के बारे में, यूनिट एंड मेजरमेंट में देख लो, उसमें ही पढ़ाया मैंने। जो कॉम्प्लीमेंट्री या कह सकते हो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं वो दो होती हैं, एक एंगल होती है, एक सॉलिड एंगल होती है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जाके देखना, इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको एंगल और सॉलिड एंगल डिफाइन करना मिल जाएगा। तो देखो ये फाई इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका गॉस लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। कहीं भी सॉलिड क्लोज सरफेस आएगा उसके अंदर अगर चार्ज Q है तो उसके बाहर कितना फ्लक्स होगा सर, Q बाई
एप्सिलॉन, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझना आप लोग, यहाँ पर एक चीज समझना बेटा कि जो क्यू इनसाइड होता है वो कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है, अंदर कई सारे चार्ज होते हैं। मैं एक थोड़ा बता सकता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लूँगा आपको। एक क्यू इनसाइड इसी ऑब्जेक्ट है, यहाँ अगर +2Q है, -3Q है, +5Q है, -6Q है, +10Q है, तो Q इनसाइड कितना होगा, सबका जोड़ दो। Q इनसाइड इज इक्वल टू +2Q +10Q +5Q -3Q +6Q, तो कितना होगा 10 2 12 5 17Q -6 3 9Q, तो कितना आ गया 9 17 सेपरेट करो तो कितना आएगा 8। तो Q इनसाइड कितना है इसके अंदर टोटल चार्ज +8Q, उसके अंदर जो नेट वैल्यू होती है चार्ज की वो होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं हम, इसके बाद गॉस लॉ आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत इजी है, बहुत ही इजी, टफ नहीं है। इसमें एक सिंपल सा पहला एग्जांपल आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हो ए चार्ज वायर along चार्ज। यहाँ पर ध्यान देना, मैं सब जगह पॉजिटिव चार्ज वायर ही लूंगा क्योंकि उससे आसान ये होता है कि फ्लक्स बाहर निकलता है। कैसे, जैसे यहाँ पर ये वायर है, थोड़ा सा ठीक बना देते हैं। इसके अंदर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, ये चारों तरफ फ्लक्स जाएगा, सब जगह फ्लक्स फैलेगा कि नहीं फैलेगा, फैलेगा। तो इससे मैं r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेता हूँ जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे जरा बेटा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से मेथड देखेंगे आपको समझ में आएगा। आपको सीधे सीधे जितना डिस्टेंस पर निकालना है उतनी रेडियस का एक इसके राउंड सिमेट्रिकल सिलेंडर खींचना है। वायर है तो सिलेंडर आएगा, वायर है तो सिलेंडर आएगा। इसकी लेंथ मान लो थोड़ी देर के लिए L है। अब देखो यहाँ पर 3 सरफेस, एक ऊपर का क्रॉस सेक्शन, एक नीचे क्रॉस सेक्शन और एक साइड का क्रॉस सेक्शन। तीनों में मैं BA क्रॉस सेक्शन काट लेता हूँ, BA। ध्यान से देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर भी फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ E, यहाँ पर भी बाहर की तरफ E और यहाँ पर भी बाहर की तरफ E। तो यहाँ पर एंगल कितना है, E और DA के बीच 90, यहाँ पर EDA के बीच 90 और यहाँ थीटा 0। यहाँ थीटा कितना है 90, यहाँ थीटा कितना है 90 और यहाँ थीटा कितना है। इसका फ्लक्स मैं मानता हूँ φ1, इसका फ्लक्स φ2 और इसका फ्लक्स φ3। सॉरी dφ1 dφ2 dφ। तो टोटल फ्लक्स dφ कितना हो जाएगा,
D51 प्लस D52 प्लस D53 होगा, या ऐसे निकालना तो एक काम करो, ऐसे निकालना और पहले D51 निकालो। 51 कितना होगा, इंटीग्रेशन D51, और D51 कितना होगा आपको सबको पता है, नहीं समझ में आता तो और सिंपल। D51 निकालो, D51 कितना होगा, EDA cos 90, cos 90 की वैल्यू 0। D52 निकालो, EDA cos 90 कितना 0। तो D51 D52 कितना 0, मतलब यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा वो 0, यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा वो 0। तो D53 कितना होगा, EDA cos 0 कितना आएगा, EDA, यह है कि नहीं है, समझे। तो टोटल D5 कितना होगा, वही कहानी, D51 प्लस D52 प्लस D53, तो दिस विल बी 0 प्लस 0 प्लस E इंटू D। तो D5 कितना आ गया, E इंटू D। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना आएगा, E इंटीग्रेशन DA, और DA का इंटीग्रेशन A होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर A, ये कौन सा A है, ये कर्व वाला सरफेस है, नहीं समझ में आता तो ये A3 है, ये कौन सा है, ये A1, ये A2, ये A3। तो ये A3 वाला कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया A3 कितना होगा बेटा, आप सबको पता है, A3 की वैल्यू होगी 2πRL, क्या होगी 2πRL। L क्या है उसकी, L क्या है उसकी, हाइट है, क्या है, हाइट है। पहला कॉन्सेप्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बताता है कि फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 भी फ्लक्स को डिफाइन करता है, इक्वेशन नंबर 2 भी फ्लक्स को डिफाइन करता है। इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2, यहाँ से E इंटू 2πRL इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बाई L अपॉन R। अब Q बाई L मैंने बताया था आपको क्या होता है, इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R, क्या आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R, है कि नहीं। इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप लोग, कैसे बना के दिखाता हूँ आपको। इसका ग्राफ जो बनेगा, ये R है, ये देखो यहाँ पर E प्रोपोर्शनल 1/R है, हाइपरबोला है, यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। हमने तुरंत E का डेरिवेशन निकाल लिया। कल की, बल्कि कल का जो एक मैंने बताया था, आप कल का वीडियो देखे होंगे, तो लास्ट में एक जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी थोड़ा सा, उसमें यही डेरिवेशन था, यही एक्सप्रेशन आया था, रिजल्ट यही एक्सप्रेशन, लेकिन उसका इंटीग्रेशन मेथड अलग मेथड से मैंने बताया था। गॉस लॉ से कितना सिंपल आ गया, तुरंत आ गया। आप लोग इसका एक बार डेरिवेशन जरूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले करके उसका नोट जरूर बना लीजिएगा। सेकंड एप्लीकेशन इसका देखते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लो, बताता हूँ आपको। दो मिनट के ब्रेक के बाद हम यहाँ पर, ठीक है, आते हैं
चलिए आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका, मैं स्फीयर के बारे में थोड़ा बताता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले हम कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, बाद में नॉन कंडक्टिंग। सिलेबस में आपके कंडक्टिंग ही है। कंडक्टिंग स्फीयर को हम स्फेरिकल सेल भी कह देते हैं। वैसे कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा वो सब कहाँ चले जाएगा, रिपेल होकर के सरफेस पे चला जाएगा। कंडक्ट है तो कंडक्टिंग की वजह से सब रिपेल होकर सरफेस पे चला जाएगा। इसकी रेडियस मान लो कितनी है, कैपिटल आर है, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां हमें फील्ड फाइंड करना है। 3 पॉइंट होंगे बेसिकली, आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। और पहला केस इसमें लूंगा आउटसाइड द सरफेस। तो देखो यहां पर वही कहानी, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, क्लोज लूप बनाना होता है ना हमें। ये कैसा है, गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट एरिया डी ए, यहाँ से फील्ड जाएगी ई, तो यहाँ से फ्लक्स कितना होगा डी फाई, ई डी ए कॉस, यहाँ पर थीटा कितना होगा 0, क्योंकि टेंजेंट रेडियल वेक्टर है। रेडियल वेक्टर हमेशा सरफेस पे कैसा होता है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पर होंगे।
दिस इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो फाई कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, तो डी ए का इंटीग्रेशन ई इंटू ए हो जाएगा। और ये सरफेस है, सॉलिड सरफेस का जो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्यों, क्योंकि स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक हमने माना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई कितना होगा क्यू बाई, अब चलो ना ये अंदर कितना चार्ज मैंने माना प्लस की मान लिया, तो यहाँ से टोटल पूरे सरफेस से कितना आपका फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करो, दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ से ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये ई इंटू 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू कौन सा, इनसाइड का, जी आया नहीं है। सेकंड नंबर है ऑन द सरफेस। अब सरफेस पर आ जाओ, तो सेकंड नंबर है ऑन द सरफेस। ध्यान से देखो, अगर बेटा ऑन द सरफेस में क्या है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ से ई एस कितना जाएगा ऑन द सरफेस, ये ई आउटसाइड है, तो ई एस कितना जाएगा सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर, कितना होगा क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। एंड देखो, अगर इनसाइड द सरफेस कितना होगा मैं बताता हूँ। थर्ड नंबर है इनसाइड द सरफेस। अच्छा एक चीज बताओ ध्यान से, तुम लोग देख रही होगी, सरफेस पर चार्ज है क्यू, कितना सरफेस पर, अंदर चार्ज है क्या, नहीं, ये जो क्यू चार्ज है वो सरफेस पर आ गया ना भाई, ये सॉलिड था, अंदर चार्ज था पूरा, कंडक्टिंग होने की वजह से ये चार्ज कहाँ गया, सरफेस पर आ गया, जिसके कारण बाहर फील्ड पता चल गई, सरफेस पर पता चल गई कि अंदर तो चार्ज ही नहीं है। क्यू इनसाइड कितना है 0 है इनसाइड में। ये अभी तक हम गॉसियन सरफेस बाहर वाला लेते थे, क्यू इनसाइड क्यू था, ऑन द सरफेस में चार्ज भी पता चलता था क्यू, लेकिन इनसाइड जब देखेंगे तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स कितना होगा 0। जब फ्लक्स 0 तो फील्ड भी कितनी होगी 0। खत्म कहानी। अरे भाई फ्लक्स ही नहीं है तो फील्ड का, फ्लक्स किससे आता है, फील्ड से आता है, खत्म कहानी। इसलिए ई कितना हो गया यहाँ से 0। ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अभी ये कहेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर अगर चार्ज है तो अंदर ही रहेगा, सरफेस पर भी होगा, कुछ अंदर होगा। तो अगर मैंने इतनी स्ट्रिप काटी अगर, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत चार्ज बचेगा, वो अलग केस है, उसको आगे मैं भी डिस्कस करता हूँ। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट या तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कह दो या नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड, मतलब जैसे ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह होगा, सरफेस पर भी होगा और
अंदर भी होगा। तो जो इसकी फील्ड निकालनी होगी वही 3 जगह, कौन कौन सी, आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस, और एक बार अंदर भी आएगी। तो पहले आउटसाइड द सरफेस देखते हैं हम। आउटसाइड द सरफेस कितनी फील्ड होगी, तो देखो यहाँ पर वही इसका एक इस गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। ये स्मॉल एरिया DA, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जाएगी, आउटसाइड द सरफेस पॉइंट P है। आउटसाइड द सरफेस फ्लक्स कितना होगा, d phi इक्वल टू E dA cos 0, यहाँ थीटा 0 होगा, यहाँ से आ जाएगा E इंटू DA, तो फाई कितना आ गया, E dA का इंटीग्रेशन यानी कि E इंटू A, और E इंटू A कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। गॉस लॉ से क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ऑन द सरफेस कितना होगा सेकंड नंबर, ये दोनों पिछले वाले जैसे हैं इसलिए मैं इसको जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। स्मॉल इक्वल टू कैपिटल R, तो E ऐसे इतना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R जे E आउटसाइड। ये दोनों केस तो सेम है, बट जहां हम तीसरा केस पढ़ेंगे E इनसाइड, वो कितना होगा, क्योंकि इस बार जो Q होगा अंदर वो 0 नहीं होगा। Q 0 नहीं होगा तो एक सेकेंड, सॉरी वो थोड़ा सा घर में एक बात होने लगी थी। चलिए, अरे कुछ नहीं, थोड़ा मम्मी की दवा बताने लगे थे। चलिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इनसाइड। ठीक है, इनसाइड के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। देखिए ये बहुत ही स्पेशल केस है, इसको ध्यान से थोड़ा समझिए। थर्ड केस है इनसाइड द सरफेस। देखो जिससे मैंने बताया ये सरफेस है, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल है। अब अंदर किसी पॉइंट P पर हमें स्मॉल r डिस्टेंस पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे आप। लो मैंने इस रेडियस r का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। टोटल चार्ज Q था, अंदर चार्ज कितना मान लिया मैंने, Q डैश मान लिया, Q इनसाइड। तो वही कहानी
T पर एरिया dA और इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो d फाई कितना होगा T पर E इंटू dA भाई थीटा यहाँ पर भी 0 होगा, तो फाई हो जाएगा E इंटू dA का इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू E इंटू A, और E इंटू A की वैल्यू है 4πr²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अभी सेम नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखते जाओ, फ्लक्स कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q कौन सा? Q इनसाइड, ये Q डैश वाला, कौन सा वाला? Q डैश। टोटल चार्ज नहीं है, ये स्फीयर मैंने काट लिया है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है? Q इनसाइड, Q डैश है, कितना है? Q डैश। क्वेश्चन नंबर 2, अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर किया, तो यहाँ से E इंटू 4πr² इक्वल टू कितना आया? Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट आया। यहाँ से E इक्वल टू कितना आया? 1/4π नॉट Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q डैश बाई r², एक बार 1/4π नॉट Q डैश बाई r²। इक्वेशन नंबर, अब हमें Q डैश नहीं पता बेटा, तो Q डैश कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, अंदर कितना चार्ज बचा। तो आपको यहाँ पर मैं साइड में बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए, ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम होगी। कौन सी डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिनको नहीं पता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिनको नहीं पता, कल का लेक्चर देखें, उसमें आप डालिए नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, आपको कल का लेक्चर ही मिल जाएगा, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू इनसाइड चार्ज अपॉन इनसाइड वॉल्यूम। तो यहाँ से Q अपॉन V की वैल्यू कितनी होगी? वॉल्यूम क्या होता है इसका? 4/3 पाई कैपिटल R³ Q डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r³। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, Q डैश कितना आ गया? स्मॉल r ऊपर जाएगा, स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³ इंटू Q, यहाँ रख दे हम, यहाँ जाएगा E इक्वल टू 1/4π0 Q डैश की वैल्यू है Q इंटू स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³ अपॉन r²। ठीक है, इतना हम करेंगे, r² से r³ एक कैंसिल, इतना हो जाएगा 1/4π0 Q बाई कैपिटल R³ इंटू। इस केस में देखो ध्यान से, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब R वेरिएबल है, R³ तो कांस्टेंट है, कैपिटल R रेडियस कांस्टेंट है, बाकी क्या है? कांस्टेंट है ये टर्म, ये स्मॉल r वेरिएबल है। यहाँ E इनसाइड वाला चार्ज क्या है? R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R जितना बढ़ाओगे उतना E बढ़ेगा, R जितना घटाओगे E घटेगा। तो सेंटर पर कितना होगा? अगर तुम बात करो सेंटर पर, तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, एट सेंटर, एट सेंटर R कितना होगा? 0। भाई सेंटर पर रेडियस कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर जब R की वैल्यू 0 रखोगे तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? एट सेंटर हो जाएगी 0। ये 4 केस थे इसके, एक बार इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इनका अगर ग्राफिकल स्टडी आप लोग देखो, तो ग्राफिकल स्टडी में आपको बताता हूँ दोनों का, सॉलिड का भी और उसका भी। देखना, मैं यहाँ बीच में बना देता हूँ। यहाँ क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर
यानी कि सेल के लिए। यहाँ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि सॉलिड स्फीयर के लिए। कंडक्टिंग के लिए मैंने ई आउटसाइड आपको क्या बताया, 1/4πε0 Q/r², यानी कि ई प्रोपोर्शनल 1/r²। इस केस में भी ई आउटसाइड कितना पढ़ाया मैंने, 1/4πε0 Q/r², यानी कि यहाँ पर भी ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², है कि नहीं। सेकंड केस ई ऑन सरफेस मैंने कितना बताया, वही 1/4πε0 Q/R², यानी कि कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। सब कुछ कांस्टेंट है इसमें, आर तो कांस्टेंट हुआ ना। यहाँ पर भी ई सरफेस कितना बताया, 1/4πε0 Q/R², यानी कि ये भी कैसी है, कांस्टेंट। इसके बाद ई इनसाइड इसमें कितना बताया मैंने, 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। क्यों, क्यू इनसाइड कितना है। इसमें मैंने ई इनसाइड 0 नहीं बताया, इसमें बताया 1/4πε0 Q/r³ इंटू आर, यानी कि ई प्रोपोर्शनल आर। ये पढ़ाया ना मैंने, देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो ना, ये देखो, ये है ना 1/4πε0 Q/r³, क्यू इनसाइड किसमें, सॉलिड वाले केस में। तो वही कहानी यहाँ पर है। अब यहाँ पर Q सेंटर पे कितना होगा, R 0 होगा तो E भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R कितना है, 1 से। कुछ नहीं, बच्चे समझ जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। तो इसका ग्राफ बनाना है आपको। तो देखिए, पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ई वर्सेज आर का ग्राफ। ये आर है, ये ई। यहाँ पर स्फीयर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बना देता हूँ जानकारी के लिए। और आराम से, टेंशन नहीं लेने का। ये प्रकार के स्फीयर मानो। तो देखना बेटा, सेंटर से देखो ध्यान से, सेंटर से सरफेस तक कितना है, 0 है। और ये देखो, सेंटर से सरफेस तक ई की वैल्यू 0 है। आर बस बढ़ रहा है, ई ऊपर नहीं जा रहा है। सरफेस पर अचानक जो ई की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, सपोज करो कुछ भी हो जाती है। सरफेस पर अचानक ई की वैल्यू हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसके बाद 1/r² टर्म में क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब ऐसे क्या होती है, डिक्रीज होती है। देखना यहाँ पर ये ई क्या है, सरफेस है। ई सरफेस पर कांस्टेंट वैल्यू। ई इनसाइड क्या है, 0 है। और ई आउटसाइड क्या है, 1/r² के। इसका ग्राफ याद रखिए। इसका देखिए, इस वाले कंडीशन में देखिए ध्यान से। इस वाले कंडीशन में देखो, इसका भी स्फीयर बना लो, बनाना चाहो।
ये इसका स्फीयर हुआ। अब इसका ग्राफ बनाना है तो देखो ध्यान से बना रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो ई सेंटर पर तो 0 है, इसके बाद इन साइड में आर के टर्म में इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कैसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। तो लीनियर ग्राफ कैसे होगा, और सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा। तो देखो लीनियर ग्राफ ऐसे होगा सरफेस पर, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसके बाद सरफेस पर जैसे आया, सरफेस के बाद ये इस टर्म में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब सरफेस पर क्या है, ये हाईएस्ट है। सरफेस पर क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर देखूं तो ये ई एस है, ये ई इनसाइड है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा अलग से थोड़ा सा सरफेस वाला बनाना है, देखिएगा। ये हो गया, ये सेंटर हो गया, ध्यान से देखिए। सेंटर से सरफेस तक जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। सरफेस तक बढ़ रहा है ना, इसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वही तो यहाँ भी आनी थी ना, बढ़ रहा है, इसके बाद सॉरी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, ई प्रोपोर्शनल आर है, यहाँ क्या है, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये क्या है, ई सरफेस है, ये क्या है, ई इनसाइड। ये ई सेंटर पर कितना है, 0। ये किसकी लाइन है, आर की लाइन है, ई की लाइन। ये ऐसे ही ग्राफ, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार है कि नहीं। अब मैंने काफी टॉपिक आप लोग को समझा दिया, एक लास्ट टॉपिक है, क्यों रह जाने देते हैं, उसको भी आज खत्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद लेक्चर को फिनिश करेंगे, है ना। यहाँ पर ही समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड चौथा नंबर है, थ्रू सरफेस सी, चार्ज सरफेस। इसमें भी दो कंडीशन है, पहला नंबर ये है कंडक्टिंग, दूसरा नंबर है नॉन कंडक्टिंग। कैसे, जैसे मान लो एक ऐसे सीट है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कैसे होगा, तो देखो मैं इसका निकालने के लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको मैंने एक छोटा सा इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट दे दिया, इससे मैंने एक सिलेंडर बना दिया आगे और पीछे, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग है तो इसकी दो लेयर होंगे, सॉरी एक लेयर होगी, है ना। क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में सिंपल सी बात है, कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, अलग अलग तो बदलेगा नहीं। ये मैंने एरिया लिया, इधर होगा, इधर होगा। जबकि कंडक्टिंग की बात करोगे तो कंडक्टिंग में देखो बता रहा हूँ, ये सीट के दो सिरे होंगे, तो कंडक्टिंग की वजह से रिपेल होगा उसका चार्ज। एक चार्ज की जो सीट बनेगी वो इधर बन जाएगी, एक सीट इधर बनेगी, इधर बनेगी। तो इसके थ्रू E1 हो जाएगा, इसके थ्रू E2 हो जाएगा किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर इसके थ्रू E1 होगा, इसके थ्रू E2 होगा। तो जो टोटल E होगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडक्टिंग का टोटल E होगा वो E1 प्लस E2 होगा।
किसी सरफेस के थ्रू पहले यहाँ से निकालते हैं। तो देखो अगर सरफेस का एरिया ए है, इसमें टोटल चार्ज क्यू है, इसका फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू ए होगा, है ना। अब फाई की वैल्यू कितनी मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए। यहाँ से ई कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू बाई ए क्या मैंने बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। है कि नहीं, बिल्कुल। यहां पर देखो अगर कंडक्टिंग की बात करो, एक सेकेंड, हाँ एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये हुआ, ठीक है। यहां पर जो फ्लक्स है, यहाँ पर जो फ्लक्स है उसको मैंने थोड़ा सा गलत डिफाइन कर दिया। ध्यान से देखो, जो टोटल फ्लक्स है इस सरफेस में दो तरफ है, एक इधर भी है और एक इधर भी है। एक एरिया फर्स्ट सरफेस ये है, दूसरा सरफेस एरिया ये है। यहाँ पर जो ई इंटू ए होगा वो दो बार होगा, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यानी कि दो बार होगा। अब ई की वैल्यू कितनी होगी, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कितनी होगी, ई बाई टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई की है, इसके लिए नॉन कंडक्टिंग। यहाँ पर यही कहानी कर दो तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक सरफेस का, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट दूसरे सरफेस का, इसको ऐड करोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये आएगा कंडक्टिंग। यहाँ पर इसको नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता देता हूँ। फाई इक्वल टू होगा ई इंटू ए, इसका इस सरफेस प्लस ई इंटू ए, इसका इस सरफेस। भाई दोनों तरफ फील्ड जाएगी ना, ये सीट है अगर प्लस चार्ज की, इधर भी फील्ड जाएगी प्लस की और इधर भी जाएगी। इधर का फ्लक्स ई इंटू ए पहली सरफेस का, इधर का फ्लक्स ई इंटू ए दूसरी सरफेस का, तो टोटल कितना हुआ, टू ई इंटू ए। फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टू इंटू ई इंटू ए, ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा बाई क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ से आ गया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये ई इक्वल टू सिग्मा बाई। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पूरा गॉस लॉ पूरा डिफाइन हो गया, उसके एप्लीकेशन डिफाइन हो गया। इसको एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत